जैन साथियों, क्षेत्रमिति भी अपने कर रहे थे चर्चा। क्षेत्रमिति में त्रिभुज कंप्लीट हो गया है, चतुर्भुज चल रहा है। चतुर्भुज में अपनों ने कल कंप्लीट कर लिया था समचतुर्भुज। आज अपने शुरू करेंगे समांतर चतुर्भुज। हेडिंग डालेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज मैंने बताया था पतंगाकार आकृति होती है, याद है क्या? ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनाना है। ये होता है समांतर चतुर्भुज। हाँ, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इसके अंदर आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। हाँ, क्षेत्रफल। परिमाप के तो मैंने बताया ना, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चतुर्भुज चाहे कैसा भी हो, चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। फॉर्मूले अपने कर रहे हैं क्षेत्रफल की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बनेगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई करके आए थे अपने, लेकिन उस वक्त त्रिभुज था तो त्रिभुज चतुर्भुज का क्या होता है? आधा होता है। त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है, इसलिए लगाते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन चतुर्भुज है इसलिए अब 1/2 नहीं लगाएंगे। तो 1/2 क्यों लगाते थे? क्योंकि त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है। त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है, इसलिए त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लिख रहे थे तो लिख रहे थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज नहीं, अब चतुर्भुज है, इसलिए 1/2 हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई। तो ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। दो ही तरीके से ये हल होता है, उसमें से पहला तरीका ये है। आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएगा अगर समांतर चतुर्भुज में से पूछा जाए तो। समांतर चतुर्भुज हल करने के दो तरीके हैं, उसमें से ये पहला तरीका है। आपके एग्जाम में ज्यादातर यहीं से आएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके के अंदर क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया होगा, विकर्ण दिया होगा समांतर चतुर्भुज के दूसरे मेथड में। इसके अंदर विकर्ण नहीं दिया होगा। जो दूसरा हल करने का तरीका है, मतलब दो ही तरीके से हल होता है और कोई तरीका इसका नहीं है। जो दूसरा तरीका होगा ना, उसमें विकर्ण दिया होगा। विकर्ण देते ही ये दो त्रिभुजों में बट गया, ठीक है। दो त्रिभुजों में बट गया। अब दो त्रिभुजों में बट गया तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज हल हो जाएगा। अब ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? क्योंकि मैंने तो समकोण बताया, समबाहु बताया, समद्विबाहु बताया और विषमबाहु बताया था ना। तो ये चला जाएगा विषमबाहु कैटेगरी में। कैसे? ये भुजा भी अलग होगी, ये भुजा भी अलग होगी और विकर्ण भी अलग होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी ये दोनों भुजा समान है, ये दोनों भुजा समान थोड़ी है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इस त्रिभुज में इसकी जैसी भुजा तो यहाँ है, जबकि हम तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं अलग होंगी और ये विकर्ण है, तो विकर्ण तो वैसे ही सबसे बड़ी भुजा होती है, ये तो होगी अलग। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? विषमबाहु त्रिभुज होंगे। तो किसी भी एक का क्षेत्रफल निकाल देना, क्योंकि दोनों की भुजाएं जो है वो सेम होंगी। जैसे इस त्रिभुज की ये भुजा है, तो इस त्रिभुज की ये भुजा है, ये दोनों आपस में सेम है। इसी तरीके से इस त्रिभुज की ये जो भुजा है वो इसके समान है और विकर्ण तो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है ना।
तो किसी एक विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 गुना कर देंगे। किसी एक विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका 2 गुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज दो ही तरीके से हल होता है। पहला, जिसके अंदर हमें आधार और ऊंचाई दे रखी होगी। दूसरा तरीका, जिसमें विकर्ण दिया होगा। विकर्ण दिया हो अगर मिल जाए आपको कि विकर्ण दे रखा है तो तुरंत विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। समांतर चतुर्भुज को हल करने के 2 ही तरीके हैं। एक में आधार गुणा ऊंचाई करना है और एक में विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 गुना कर देना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ज्यादा चांस यहां से आने की है। ठीक है, विषम बाहु वाले में आपको यहां नहीं फंसाएंगे। विषम बाहु पूछना होगा तो वो त्रिभुज में ले जाकर ही पूछ लेगा, यहां नहीं पूछेगा आपसे। यहां समांतर चतुर्भुज का मेन कंसेप्ट यही है, यहां से पूछेगा। ठीक है, सवाल कैसा आएगा, सवाल लिखते हैं फिर अपने और क्लियर करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। विषम बाहु का तो पहले लिखा ही हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ विषम बाहु का क्षेत्रफल निकाल के 2 गुना कर देना है क्योंकि 2 विषम बाहु त्रिभुज है। तो फॉर्मूला ये लिखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। सवाल लिखो, सवाल से ज्यादा क्लियर होगा। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब 20 इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब 20 इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब 20 इकाई है। छोटी भुजा पर लंब ज्ञात कीजिए। छोटी भुजा पर लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर जो लंब है वो 20 है। छोटी भुजा पर लंब ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना अब इसको। देखो, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं अपने। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब आपको इतना तो पता लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज में छोटी भुजा कौन सी और बड़ी भुजा कौन सी, इतना तो पता लग रहा है क्या। ठीक है, बड़ी भुजा को मैं नाम दे देता हूं 5x। x क्यों दिया, क्योंकि 5 अनुपात में है तो भुजा क्या हो जाएगी 5x। छोटी भुजा 4 अनुपात में तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी 4x। बड़ी भुजा 5x और छोटी भुजा 4x। ठीक है ना। x क्यों लगाया, क्योंकि उसने भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाओं का अनुपात दिया, उसने अनुपात दिया 5:4। तो भुजाओं का अनुपात है, मुझे भुजा चाहिए तो मैं अगर x लगा दूं तो अनुपात भुजा में बदल जाएंगे। बड़ी भुजा 5x, छोटी भुजा 4x। ठीक है ना। अनुपातों को अगर x लगा दिया जाए तो वो वापस भुजा बन जाएंगी। तो बड़ी भुजा होगी 5x और छोटी भुजा होगी 4x। उसने कहा है कि बड़ी भुजा पर जो लंब है वो 20 है। लंब वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो और हमेशा ये जो है ना
सम्मुख शीर्ष से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बड़ी भुजा पर लंब, कितना है ये 20 है। तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब लगा सकता हूं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार मेरे पास कितना है 5x है और इसके ऊपर ऊंचाई जो है वो कितनी है 20 है। ये वाली ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई बिल्कुल सीधी माप करेंगे वो होगी, ठीक है ना। अगर अपने यहाँ से छत की ऊंचाई देखनी है तो बिल्कुल एक सीधी रेखा अगर हम खींचेंगे तो ही बता सकते हैं ऊंचाई कैसी है। अगर हम इस कोने से उस कोने की करेंगे तो सही ऊंचाई नहीं आएगी। तो ऊंचाई जो है यहाँ शीर्ष से बिल्कुल सीधी रेखा रखेंगे, ठीक है। ये है ऊंचाई और ये है आधार। तो मेरे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। हमें सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है 1000 वर्ग दे रखा है ना, और आधार हो जाएगा मेरा 5x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20। इससे मुझे किसका मान मिलेगा x का मान मिलेगा, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। ये आप 0 से 0 कट कर देना, 100 बचेगा, 100 में 2 का भाग दोगे तो 50 और 5 धाया 50। तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान 10 आ गया। x का मान 10 आ गया तो भुजा पता लग जाएगी ना। अब अपने ये कर सकते हैं 5 गुणा 10। तो बड़ी भुजा जो है वो कितनी बनेगी 50। छोटी भुजा चाहिए तो 4 गुणा 10, छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 40। बड़ी भुजा 50, छोटी भुजा 40। बड़ी भुजा 50, छोटी भुजा 40, ठीक है ना। बड़ी भुजा 50 होगी, छोटी भुजा 40 होगी। मुझे भुजाएं पता लगी। सवाल में देखो आखिरी में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि बड़ी भुजा पर तो लंब है 20, छोटी भुजा पर लंब ज्ञात कीजिए। सवाल में लिखा हुआ है, देखो सवाल में उसने पूछा छोटी भुजा पर लंब ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मैं इस कोने से बिल्कुल सीधी रेखा खींचूं तो ये जो है ये लंब हो जाएगा छोटी भुजा पर, ठीक है ना। जैसे ये लंब बड़ी भुजा पर है वैसे ये लंब हो जाएगा छोटी भुजा पर। अब समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। भी आप खेत में यहां खड़े हो और चाहे यहां खड़े हो, खेत तो वही है, क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा। मान लो आप इस खेत के इस कोने पे खड़े हो और घर वाले के क्षेत्रफल निकालो तो खेत तो चेंज नहीं हुआ है, वही है। आप इस भुजा पर खड़े होके खेत का क्षेत्रफल निकालोगे तो जो भी क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल यहाँ खड़े होकर अगर खेत का क्षेत्रफल निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, खेत वही है। आप चाहे उसके किसी भी एरिया में जाके खड़े हो जाओ, खेत थोड़ी बदल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्षेत्रफल वही रहेगा। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था दिया था ना सवाल में, वही क्षेत्रफल यहां भी आ जाएगा 1000, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ है आधार, पहले बंदा यहां खड़ा था तो आधार ये था। अब छोटी भुजा पर लंब पूछा है तो आधार क्या हो जाएगी छोटी भुजा। अब 4x लिखने की जरूरत नहीं है, 4x का मान पता लग गया हमें 40 गुणा हमें ये लंब पूछा यानी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये छोटी भुजा आधार होगी और छोटी भुजा पर जो लंब है वो क्या कहलाएगी ऊंचाई।
ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बड़ी भुजा पर तो खेत की ऊंचाई 20 है, छोटी भुजा पर खेत की ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी? तो 0 से 0 कट करोगे और 4 का भाग 100 में दोगे तो क्या आएगा? 25। तो छोटी भुजा से अगर देखें खेत की ऊंचाई तो कितनी पड़ती है भाई? 25। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर हम ऊंचाई देखें तो कम आएगी। अगर हम उस दीवार को यानी इस मकान को इस प्रकार से है, इसको यूं खड़ा कर दें, उसको आधार बना दे और वहां से लेकर यहां तक की लंबाई निकालेंगे तो खूब लंबी आएगी ना। ठीक है, तो ये जब आधार था तो इतनी ऊंचाई थी और अब ये आधार हो गया तो ऊंचाई काफी ज्यादा हो गई है। तो ये वाली ऊंचाई हमसे ऊंची थी। एक बार उतारो फिर आराम से चर्चा करते हैं। ऐसे 5-7 सवाल करेंगे तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि समांतर चतुर्भुज क्या है। एक सवाल से नहीं आएगी। एक बार उतारो इसको आराम से, फिर एक बार और चर्चा करते हैं। समचतुर्भुज आ गया था ना समझ में लास्ट तक? शुरू में तो दिक्कतें आई थी, हम लोगों ने खूब सवाल किए, कम से कम भी 15-17 सवाल किए थे आराम से। तो ये भी समझ में आ जाएगा, एक सवाल से नहीं आएगा। एक बार उतारो फिर इस पे और चर्चा करते हैं और इसके जैसे और सवाल करते हैं। मोटा मोटी इसके अंदर आपसे क्या पूछेगा? एक आधार और एक ऊंचाई देगा, दूसरा आधार देकर ऊंचाई आपसे पूछेगा। इसमें यही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक आधार एक ऊंचाई दी होगी, दूसरा आधार दिया होगा और ऊंचाई आपसे पूछ लेगा। चलो थोड़ा थोड़ा अपने करते हैं, आप उतारते रहना। सवाल था समांतर चतुर्भुज। सवाल क्या था? एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समांतर भुजा है और उसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेमी है। ठीक है ना? बड़ी भुजा पर जो लंब है वो 20 है, छोटी भुजा पर लंब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब हमें बड़ी भुजा की ऊंचाई दे रखी थी, बड़ी भुजा और उसकी ऊंचाई दे रखी थी, तो हमने बड़ी भुजा से सवाल को शुरू किया। ठीक है ना? बड़ी भुजा से सवाल को शुरू किया। भुजाओं का अनुपात दे रखा था तो भुजा बनाने के लिए 5 अनुपात को 5x लिख दिया, 4 अनुपात को 4x लिख दिया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1000 है, आधार है 5x और ऊंचाई है 20। यहां से हमें पता लग गया x का मान। जैसे ही x का मान पता लगा तो हमने रियल भुजा पता कर ली। बड़ी भुजा जो है 5 दाया 50 और छोटी भुजा 4 दाया 40। अब उसने हमें कहा था कि छोटी भुजा पर जो लंब है वो ज्ञात कीजिए। तो अब एक बार और फॉर्मूला लिखा दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार छोटी भुजा होगी और छोटी भुजा का मान अब मिल गया है तो हम अब लिखेंगे 40 गुणा ऊंचाई, यानी छोटी भुजा की ऊंचाई उसने हमसे पूछी है तो ऊंचाई वैसे का वैसा। 0 से 0 कट कर दिया, 4 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? 25। तो छोटी भुजा पर जो ऊंचाई है वो है 25 और बड़ी भुजा पर जो ऊंचाई है वो कितनी है? 20। अब चाहे आप क्षेत्रफल निकाल के देख लो, सेम ही आएगा। ठीक है ना? ये तो हो गया हल। मैं वैसे अति सिद्धम करके बता रहा हूं। अगर मैं बड़ी भुजा से फॉर्मूला लगाऊं आधार गुणा ऊंचाई, बड़ी भुजा से, तो बड़ी भुजा कितनी है? 50 और उसकी ऊंचाई कितनी है? 20। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1000। अगर मैं छोटी भुजा से देखूं, छोटी भुजा से, तो भी आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। छोटी भुजा 40 है और ऊंचाई कितनी है? 25। इनको भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि खेत तो वही है। ठीक है ना? खेत तो सेम ही है। तो यहां पर हमारे पास आधार नहीं था, ऊंचाई थी। ठीक है ना? जब मैंने यहां फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ऊंचाई थी, आधार नहीं था। आधार के नाम पर आधार का अनुपात था। तो यहां से क्या ज्ञात किया? x का मान। जैसे x का मान मिला मैंने दोनों भुजाएं ज्ञात कर दी। अब मेरे पास छोटी भुजा थी, ऊंचाई नहीं थी,
दोबारा फॉर्मूला लगा कर ऊंचाई पता करनी। और सवाल करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते करते समझ में आएगा। लिखना है सवाल, आ जाएगा इतना पक्का है, समझ में जरूर आ जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई, यहां से सवाल थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 18 सेमी है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 15 सेमी और 18 सेमी, ये लिखा है ना। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 18 सेमी है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी अगर 12 सेमी है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 18 सेमी है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे उतार तो लिया था ना। अब देखो समझ में आएगा, पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। 3-4 सवाल करेंगे तब तक बैठ जाएगा दिमाग में। इतनी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज में दो आधार और एक ऊंचाई देगा और एक ऊंचाई आपसे पूछेगा। दो आधार और एक ऊंचाई जरूर दी होगी और एक ऊंचाई वो आपसे पूछेगा। अब इस समांतर चतुर्भुज को देखते हैं। उसने कहा इस समांतर चतुर्भुज की जो दो भुजाएं हैं 15 और 18 है, ठीक है, 15 और 18 है। तो ये बड़ी भुजा होगी दोनों और ये भुजा होगी छोटी। ठीक है, ये होगी बड़ी भुजा और ये होगी छोटी भुजा। बड़ी भुजा का नाम रख दिया अपनों ने 18। तो ये 18 एक प्रकार का आधार ही तो है, सही है, आधार ही है ये। और दूसरी भुजा कितनी है 15, तो ये भी एक प्रकार का आधार है। मैंने कहा दो आधार आपको दिए होंगे, पहला आधार बड़ी भुजा, दूसरा आधार छोटी भुजा। कितनी है छोटी भुजा 15। यहां तक क्लियर है। दो आधार आपको दिए होंगे पक्का, क्योंकि दो भुजाएं देगा वो आपको, एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा। अब उसने सवाल में लिखा है कि छोटी भुजाओं के बीच का अंतर 12 सेमी है। देखो लिखा हुआ है ना, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है। यही तो है छोटी भुजा, ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा, ये छोटी भुजा। इन दोनों के बीच की दूरी देखनी है तो यहां से कोने से लेके जाएंगे और 90 डिग्री का कोण बना देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो ये जो भुजा है ये इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है, जिसे हम क्या शब्द कह सकते हैं, ऊंचाई। तो मैंने आपको बताया था कि दो आधार और एक ऊंचाई आपको सवाल में दी होगी, दो आधार और एक ऊंचाई आपको सवाल में दी होगी। तो ये ऊंचाई जो दी है वो छोटी भुजाओं के बीच की है और आपसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी उन्होंने पूछी है। ये दोनों बड़ी भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी तो आपसे पूछी है और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आपको दी हुई है। ये कितनी है 12। अब देखो एक क्षेत्रफल तो आराम से लग जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार भी है हमारे पास और ऊंचाई भी है। दूसरे का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आधार तो है और ऊंचाई हमसे पूछी है। इस बार उन्होंने क्षेत्रफल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस बार भुजाएं दे दी। पिछली बार क्षेत्रफल इसलिए दिया था क्योंकि भुजाओं के अनुपात दिए थे। पिछले सवाल में क्षेत्रफल इसलिए दिया था क्योंकि भुजाओं के अनुपात दिए थे। इस बार उसने क्षेत्रफल नहीं दिया क्योंकि उसने अनुपात नहीं दिए, भुजा खुद दी है।
अब कैसे लिखोगे, आप लिखोगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। इतना तो पता है खेत का क्षेत्रफल सेम ही रहेगा, चाहे आप ये आधार मान लो और चाहे ये आधार मान लो, क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब छोटा आधार है 15 और छोटे आधार की ऊंचाई कितनी है 12, बड़ा आधार कितना है 18 और बड़े आधार की ऊंचाई हमसे पूछी है, ऊंचाई जो है वो हमसे पूछी है, सही है ना। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 पांजे 15, 5 दूनी 10, तो ये बड़ी भुजा की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 10, इतना सा है। अब तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। एक आधार और एक ऊंचाई तो पक्का दी होगी, दूसरे का आधार देकर ऊंचाई आपसे पूछेगा, ठीक है ना। इसमें क्षेत्रफल इसलिए नहीं दिया क्योंकि भुजा दी हुई है साफ सुथरी। इसको उतारो और एक सेम सवाल दे रहा हूं वो आप करके बताओगे। नहीं नहीं, हाँ वो है कि मापनी कोने से, मान लो कि आपको यहां से अच्छा नहीं लगता है तो ये ऊंचाई आप यहां से ज्ञात कर लो, आनी कहां से चाहिए कोने से, ठीक है ना। जैसे ये भी ऊंचाई है इन दोनों भुजाओं के बीच और ये भी इन दोनों भुजाओं के बीच ऊंचाई है, आप कहोगे थोड़ा सा सही नहीं आ रही है ना, तो सही तो ये यहां से निकलेगी और ये यहां से निकलेगी ऐसे, तो बात तो है कि ये दोनों भुजाएं क्या है समान है ना, तो या तो इस भुजा पर लंब डालना है तो यहां से आएगा और इस भुजा पे लंब डालना है तो यहां से जाएगा। अब तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, सीधी भुजा दिख रही है, तो ये बीच इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये भी है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये भी है। अगर ये आधार 18 है तो ये भी आधार 18 ही होगा। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर ही होती हैं, तो अगर ये आधार यूज करोगे तो ये रही ऊंचाई और ये आधार यूज करोगे तो ये रही ऊंचाई, और ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। दूसरी तरफ से जैसे यहां से एंगल निकालना आपने, तो अगर ये एंगल पसंद ना आए तो यहां से खींच दो, ये लो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ थोड़ा नजदीक जाएगा इधर, तब ये 90 डिग्री जैसा दिखेगा। ये तो 90 डिग्री दिख रहा है ना पूरा पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा और चित्र बना करके 90 डिग्री की पूरी दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ होता है 90 डिग्री, ठीक है, यहां से देखना है तो ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये है इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये रेखा और ये रेखा समान है क्योंकि इन भुजाओं के बीच की दूरी है ये, ठीक है। इस सिर से खींचोगे तो सामने 90 डिग्री बना देगा, इस सिर से खींचोगे तो यहाँ सामने 90 डिग्री बना देगा। बाकी चित्र बनाकर आपको जरूरत एग्जाम में नहीं है, आपका काम तो यहां से होगा कि किसका आधार और किसकी ऊंचाई दे रखी है, किसका आधार दे रखा है लेकिन ऊंचाई आपसे पूछी है। चित्र बने आपसे ना बने कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो सोल्यूशन ये चेक होगा, आकृति चेक नहीं होगी। बस थोड़ा ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैं चित्र बनवाता हूँ कि भाई हाँ पूछ क्या रहा है, उससे आपको आइडिया रहे। ये सवाल करो फिर पता लगेगा समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो अपने और भी करेंगे फिर। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी, यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेमी है,
एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, भुजाएं कौन कौन सी हैं? 36 और 27। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी है और उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगाओगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ये लगाओगे। और क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब छोटा आधार और छोटी ऊंचाई दे रखी है। उसने कहा है साफ साफ छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है। दूरी मतलब ऊंचाई। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है 12, यानी ये होगी छोटी भुजाओं की ऊंचाई। और आधार छोटी भुजा खुद हो जाएगी। छोटी भुजा कितनी है? 27। बड़ी भुजा कितनी है? 36। और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, इसका मतलब ऊंचाई, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। और बनाएं तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा चित्र। उसने कहा है कि बड़ी भुजा तो 36 है और छोटी भुजा 27 है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी सवाल में दे रखी है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी सवाल में दे रखी है कितनी? 12। और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी सवाल में पूछी है। तो हम लगा देंगे आधार गुणा ऊंचाई। आधार 27 और ऊंचाई कितनी है? 12 बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो ये ऊंचाई वो हमसे पूछ रहा है। 12 तिया 36 और 3 निम्मा 27, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ठीक है, जिनका आंसर अभी भी नहीं आया था वो अब एक सवाल और दे रहे हैं, उसमें निकालना भी। इसको उतारो। और जिनका आंसर अभी भी नहीं आया था अब जरूर आना चाहिए। अब तक कहानी समझ में आ जानी चाहिए। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेमी और 25 सेमी हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेमी और 25 सेमी हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेमी और 25 सेमी हैं, यदि 25 सेमी लंबी, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेमी और 25 सेमी है, यदि 25 सेमी लंबी भुजाओं के अनुरूप, यदि 25 सेमी लंबी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेमी है, यदि 25 सेमी लंबी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेमी है। ठीक है, यदि 25 सेमी लंबी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेमी है तो दूसरी भुजाओं के जोड़े के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा? दूसरी भुजाओं के जोड़े के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा? 12.5। अब तो आ गया होगा समझ में। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। उसने हमें समांतर चतुर्भुज दिया है। ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछते रहते हैं। वो बड़ी भुजा हो जाएगी 25 और छोटी भुजा हो जाएगी 20। इस बार उसने कहा है कि 25 सेमी जो लंबी भुजा है ना, उसके अनुरूप शीर्ष लंब उन्होंने दिया है। इस बारी कितना दिया है? 10। छोटी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा?
छोटी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, इस बार छोटी भुजाओं की ऊंचाई पूछी और बड़ी भुजाओं की ऊंचाई दे रखी है। तो आधार 25 और गुणा ऊंचाई 10, आधार और ऊंचाई दे रखी है। दूसरी तरफ खाली आधार आधार दे रखा है, ऊंचाई आपसे पूछी है उन्होंने। ठीक है, हल कर दोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 का भाग देना है 25 में, क्या आ जाएगा 12.5। अब तक तो हो गया होगा क्लियर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज को हल करने के दो तरीके हैं, एक हो गया एग्जाम में यहीं से आने प्रश्न आपके। अब जो दूसरा बचा हुआ तरीका है वो बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन तो आने के चांस कम है, लेकिन आपको ये हो जाएगा अभी समांतर चतुर्भुज इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। एक और दे, इसका कर लोगे अब तो टाइम भी तो कम है ना अपने पास। लिखो, जो दूसरे तरीके का प्रश्न होगा वो कैसा बनेगा। एक समांतर चतुर्भुज की एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 21 सेमी और 20 सेमी लंबी है। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 21 सेमी और 20 सेमी लंबी है। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 21 सेमी और 20 सेमी लंबी है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेमी है। मैंने कहा था ना विकर्ण दिया होगा, दूसरी कंडीशन में विकर्ण दिया होता है। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 21 सेमी और 20 सेमी है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें आधार ऊंचाई वाला तरीका नहीं लगेगा क्योंकि विकर्ण दिया हुआ। देखो, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो है 21 और 20 और इन दोनों भुजाओं के शीर्षों को जोड़ने वाला, ये दोनों भुजाएं इनके ये रहे शीर्ष, इन दोनों शीर्षों को जोड़ने वाला विकर्ण कितने का है, 29 का है। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हैं, एक 20 और एक 21 है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण कितना है, 29 सेमी है। हमें बताना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार इंटू ऊंचाई कुछ नहीं लग सकता। अब ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है ना, और एक भी नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज कितने बन गए, 2 बन गए। तो हम एक ज्ञात कर देंगे, उसका डबल कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। डबल करने की कैसे जरूरत है, ये भुजा आपको पता है 21 है तो सामने वाली भी 21 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी, तो ये भी 20 21 29 है, ये भी 20 21 29 है। तो एक ज्ञात कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे। आए समझ में। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने निकालेंगे अर्ध परिमाप, क्योंकि हम विषम बाहु त्रिभुज निकाल चुके हैं। अर्ध परिमाप मतलब किसका मान चाहिए, एस का मान। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। परिमाप का आधा करेंगे तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये हो गया मान लो कि ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तीनों भुजाओं का योग 20 प्लस 21 प्लस 29 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 40। 60 2 का भाग देंगे तो 30, 70 हो गए। 70 हो गए, अभी 35 हो जाएगा ना।
ये 50 हो गया, 50 और 20 70, 70, अरे 35 लिखना हो, मैं 75 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 35, 70 है, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, ये है अपना S। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा रूट के अंदर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अब S कितना है अपना 35, S है अपने पास 35, तो 35 माइनस A यानी 20, 35 माइनस B यानी 21, 35 माइनस C यानी 29। ठीक है, अब 35 गुणा 15 गुणा 16 14 और ये 6। अब इनके टुकड़े कर लेना आप इस प्रकार से, 35 होता है 5 7 35, 3 5 15, 2 7 14 और 2 3 6, ऐसे टुकड़े कर लेना अभी। ठीक है, अब जिनका जोड़ा बने वो बार, ठीक है, जिसका भी जोड़ा बन जाएगा वो बाहर, ये हो जाएगा 5 7 35 और 35 दूना 70, 70 तिया 210, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 210। ठीक है ना, ये दूसरा तरीका है, इसके अंदर आपको भुजा के साथ विकर्ण दिया होगा, विकर्ण देने के बाद में विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। भी आंसर नहीं है, ये तो खाली एक भाग का क्षेत्रफल आया है 210, तो ये भी तो 210 ही होगा, 210 और 210 कितना हो जाएगा 420। ठीक है ना, तो अपने इसके बाद में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 210 गुणा 2 कर देना, तो क्या आ जाएगा 420, क्योंकि ऐसे दो त्रिभुज है ना। सही है, चलो एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, घर पे कर लेना और इसके बाद अपने शुरू करते हैं। समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके बाद समलम चतुर्भुज ज्ञात कर देंगे अपने, फिर आपका चतुर्भुज वाला भी मामला हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर अपने वर्ग आयत करेंगे। एक सवाल दे देता हूं, घर पे खुद करके देखना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके समांतर चतुर्भुज में जो आएगा तो पहले जो करवाए उन्हीं में से आएगा। लिखे सवाल, घर पे करके देखना आराम से। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप घर पे करके देखना। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हेडिंग डाल लो आप समलम चतुर्भुज, आखिरी चतुर्भुज है समलम चतुर्भुज, इसके बाद चतुर्भुज आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई।
ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें जो सबसे ज्यादा था वो था समचतुर्भुज, ठीक है। उससे कम इंपॉर्टेंट है समांतर चतुर्भुज। अगर समचतुर्भुज से नहीं आता है तो समांतर चतुर्भुज से आएगा। फिर इससे भी कम इंपॉर्टेंट है समलंब चतुर्भुज, यानी वहां से प्रश्न कम आता है, समलंब चतुर्भुज से कम आता है। हटा दे। सबसे पहला चांस तो समचतुर्भुज से आने का ही। अगर चतुर्भुज में से पूछे, त्रिभुज में से पूछे तो या तो आएगा समकोण या आएगा समबाहु। समद्विबाहु और विषम बाहु के आने के चांस कम है, ठीक है। त्रिभुज में से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज से। चतुर्भुज में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में से। टाइम हो गया, 8 बज गए। चलो कल करेंगे फिर अपने, और तो क्या, समलंब चतुर्भुज कल ही करेंगे, समलंब चतुर्भुज कल करेंगे।